बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया। बहुत सारे आम मौज़ूआत जितने ज़रूरी थे उन पर उन्होंने बात की। कितनी मुतासर कुन बात की, ये एक बहस है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाले ये दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ज़ाहिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत को डिसक्रेडिट करने के लिए बहुत सारी कैंपेन्स पहले भी चलती रही हैं, आज भी चल रही थी। और जब जनरल असम्बली का इजलास हो रहा था उस वक्त वहाँ पर कुछ लोग पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ वहाँ पर मौजूद हैं वो मुजाहरा कर रहे थे इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका कितना रिफ्लेक्शन होगा जब इस तरह के फ़ोरम्स पे हम जाते हैं। और इस फ़ोरम पे जो हमने पाकिस्तान का केस पेश किया है बिलखुसूस अपने मुआशी हालात और सैलाब की सूरत हाल पे, उसका हमें क्या नतीजा नज़र आएगा। फ़ौरन नज़र आ जाना चाहिए ये नतीजा, कुछ लोगों की ये ख्वाहिशात हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि वक्त लगेगा। लेकिन हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में कुछ बेहतरी क्या आई है या नहीं आई, डिप्लोमेसी हमारी बेहतर हुई या नहीं हुई, बाइडन साहब से मुलाकात हुई है, प्यूटन से मुलाकात हुई है। दुनिया के लीडर से मिल रहे हैं हमारे यंग फॉरेन मिनिस्टर भी और हमारे नए वज़ीर आज़म भी। पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक जमात इस हुकूमत को मानने से इनकारी है और इस हुकूमत को घर भेजना चाहती है। पाकिस्तान को अरबों रुपए की, खरबों रुपए की ज़रूरत है और दुनिया इस सारे तमाशे को देखते हुए क्या सोचती है। जितनी बड़ी कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब की हो गई है, जिस तरीके से वो माशी मामलात को देख रहे हैं, इसहाक डार वापस आ रहे हैं, तो ये तकसीम का अमल है पार्टियों के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी। तो बाहर दुनिया इसको कैसे देखती है, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब की नई स्ट्रैटेजी का क्या नतीजा निकलने वाला है, क्या वो धरना करने आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं, कुछ उसका भी जायज़ा लेंगे। जी, रहीम यार खान के जलसे में उन्होंने जिस स्ट्रैटेजी का ऐलान करना है वो क्या हो सकती है, उसका जायज़ा भी लेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगे आसिफ अली भट्टी साहब, साजिद तारड़ साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान से सैयद अली साहब जो कि माहिर बैन अक़वामी अमूर के। भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूएसए में ही हैं, और साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन रहनुमा हैं। और आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार रज़ा रूमी साहब। तो आसिफ भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ज़ाहिर है जब भी हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होता है तो पाकिस्तान के लीडर्स किन उमूर पे ज़्यादा बात करेंगे और उसको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। और इस वक्त पाकिस्तान ज़ाहिर है सैलाब से मुतासर है। क्या रिएक्शन आप देखते हैं, एंड एज अ जर्नलिस्ट आप ख़ुद क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पहली बार एक पाकिस्तान के ऐसे लीडर के तौर पे दुनिया से मुखातिब थे। ओवरऑल इम्प्रेशन आपका अपना क्या है और वहाँ पे रिएक्शन क्या देख रहे हैं अमेरिका में? बहुत शुक्रिया तंजीला, आपने मुझे दावत दी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, मुल्क का आधा हिस्सा तकरीबन पानी में है, लोगों पे शदीद किस्म की आफत आई है और यकीनी तौर पर इसका जो मोमेंटम और क्वांटम है ये अभी और बढ़ेगा जैसे जैसे पानी उतरेगा। और अभी उसमें पता नहीं कितना टाइम लगना है, चूँकि कोई मोडस ऑपरेंडी है ही नहीं हमारी हुकूमत के पास कि वो इस सूरत हाल से निपट सके। और जब तक सूरत हाल थोड़ी सी पानी उतरने के बाद क्लियर नहीं होती है, हमें अंदाजा नहीं होगा कि कितना नुकसान हो चुका है। जहां तक आपने बात की शहबाज शरीफ साहब की, ये उनका पहला खिताब जरूर था और वो पहली मर्तबा एक आलमी फोरम पर मुखातिब थे दुनिया से। लेकिन एक बात मुझे जो यहाँ पर शायद कहनी एज अ जर्नलिस्ट जरूरी है कि हम उस तरह तैयारी नहीं करते हैं जो हमारा खासा होना चाहिए। हम दुनिया के साथ कंपीट करने की बात करते हैं, हम दुनिया के साथ मुख्तलिफ तरीकों के साथ निपटने की बात करते हैं, हम अपने ऊपर आने वाली आफत को निपटने की बात करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बयानिया उस तरह से नहीं बन पाता है, हम उस तरह से अपनी चीजों की तैयारी नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वजारत खारजा की जो हिकमत अमली है और जो प्राइम मिनिस्टर, चूंकि दो मुख्तलिफ जमातें इस वक्त जो माजी में बरसरे पैकार रही हैं सियासी मैदान में, वो हमें नजर आता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उस तरह से अपने हैंड जिसे कहते हैं ना कि ज्वाइनिंग हैंड्स नहीं कर सके हैं एक मौकफ के ऊपर। शहबाज शरीफ के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी आज बतौर वजीर आजम पाकिस्तान और लीडर ऑफ पाकिस्तान और फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तानी नेशन, के वो एक मुकम्मल और कंप्रीहेंसिव प्लान रखते सामने। उनकी इतना टाइम उनके पास था कि वो तैयार होके टाई लगा के और अच्छा कोट अच्छी शूटिंग करके न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे आज से 3-4 दिन पहले। उनकी टीम ने उससे पहले से ज्यादा तैयारी शुरू की हुई थी। उन्हें यह भी पता था कि पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने जिस तरह से ताउन का हाथ बढ़ाया है और जिस तरह से यहाँ की कांग्रेस वुमेन और
एक डेलीगेशन, कांग्रेशनल डेलीगेशन पाकिस्तान गया है, जिस तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से रिस्पांस आया था गुज़श्ता रोज, उन्हें एक स्ट्रेटेजी और एक कम्प्रिहेंसिव प्लान रखना चाहिए था। इमदाद की अपील करना, साथ मिलकर आगे चलने की बात करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ अपनी तकालीफ का बयान करना, जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो दुनिया को एहसास दिलाए कि वो किस कदर इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कौम किस दोराहे पर खड़ी है। ठीक है अली साहब, इस तरह की मुलाकातों में चीजें तय हो जाती हैं या कोई अनाउंसमेंट अगर नहीं होती तो उसको नाकामी समझा जाना चाहिए, जैसे भट्टी साहब फरमा रहे हैं? देखिए, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आपका वजीर आजम जो है वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता है, आपका वजीर खारजा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं और एक मैच्योर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये उम्मीद रखती हैं कि अभी आपको फौरन कहीं से रिलीफ मिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। रिलीफ का मतलब ये नहीं है कि आपको कैश मिल जाएगा। रिलीफ का मतलब ये है, पहले तो आप इसके एक्सटेंट ऑफ डैमेज को देखें ना। 30 अरब डॉलर का आप समझिए कि 2 हफ्ते में जो नुकसान हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है 75 साल की हमारी हिस्ट्री में। आप यूं देखें कि अगर $150 बिलियन का फॉरेन टेरर में नुकसान हुआ था, तो इट वाज स्प्रेड ओवर 20 इयर्स। अभी आपके मुल्क की क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर 2 हफ्ते में $30 बिलियन का इसका जो नुकसान है, इसका अजाला एक हुकूमत या एक विजिट में नहीं होगा। ये हो सकता है 5-6 साल तक जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साजिद तारर साहब, व्हाट इज योर रिएक्शन? जो यूएन जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जिन जिन इश्यूज को कवर किया, आपको लगता है कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, ही हैज कवर्ड देम वेल? देखिए, वजीर आजम साहब की स्पीच ठीक थी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सारे इश्यूज को कवर किया, इजराइल की बात की, फलस्तीन की बात की, बैतुल मकदस की बात की, कश्मीर की बात की उन्होंने। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके वजीर आजम साहब की पोजीशन क्या है। वजीर आजम साहब, आपका क्या ख्याल है? दुनिया को ये पता नहीं है कि सिर्फ वो 25 मील के वजीर आजम है। उसके बाद उन्हें पता है कि इस वक्त आपकी जो एक पॉपुलर पार्टी है वो घेराव छलाव का प्लान बना रही है सैटरडे वाले दिन। उनको ये नहीं पता कि आपने पिछली दफा जल्जले के पैसे भी आपने उनमें भी करप्शन की। उन्हें नहीं पता कि आपने कोविड के पैसे भी खाए हैं, पिछली दफा गए हैं। और उसके बाद जो दूसरे फिल्टर लग चुके हैं कि उनका इस वक्त तवज्जो का मरकज यूक्रेन है, इस वक्त फूड सेफ्टी है, इस वक्त फूड की महंगाई है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रहा। और सबसे ऊपर जो सबसे बढ़िया चीज ये है, सबसे ऊपर, कि इस वक्त इंडिया का, भारत का इन्फ्लुएंस हर जगह पे इतना ज्यादा है कि आपको जो भी चीज मिलेगी वहां से होके मिलेगी, उनकी अप्रूवल के साथ मिलेगी। और उसके बाद इस वक्त अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंजेलिना जूली वहां बैठी है, अर्तुगरुल गाजी की सारी कास्ट वहां बैठी है, आप कहां बैठे हैं? जाने ना जाने, कुल ही ना जाने, बात तो सारा जाने तो क्या करना चाहिए था? तो यू थिंक ये इसको बायकॉट कर देना चाहिए था? नहीं, बायकॉट नहीं करना चाहिए। आप जिस मुल्क में बैठे हुए, वहां पे ट्विस्टर्स आते हैं, वहां पे तूफान आते हैं, वहां पे कैटरीना आता है, पता नहीं क्या कुछ आता है, तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग वहां के पैसों से दुबई और लंदन में प्रॉपर्टी नहीं लेते। हम यहाँ पे अब एक डेवलप्ड नेशन है, आपको कौमियत की जरूरत है। यहाँ लोग अपने झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। यू आर टेकिंग डिबेट टू अनदर साइड। मैं यहाँ पे करप्शन और नॉन करप्शन की बात ही नहीं कर रही, उस पर तो हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इफ देयर इज इंटरनेशनल फोरम, तो वहाँ पे क्या सजेस्ट करते हैं आपके? यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाना चाहिए था? नहीं, शहबाज शरीफ, अच्छा मैं बताना चाहता हूँ, आना चाहिए था। अकेले आते, 3 दिन पहले ना आते, अपने जाती खर्चे पे आते, या मिनिमम अपना साथ लेके लोगों को आते, कुछ ऐसे महसूस कराते कि एक ऐसे लुटे फुटे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आया है जो सैलाब के नीचे है। यहाँ लल्ले तलल्ले ना होते। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सीएसओ के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब अलग गए हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब अलग गए हैं, और इनके साथ टीमें जो जा रही हैं वो हमें शर्मिंदा होते हैं हम यहाँ ये सारी चीजें देखकर। तो ये होना चाहिए था कि आप ऐसे आते, आपका हुलिया ऐसे होता कि एक सलाब ज़दा मुल्क, एक आफत ज़दा मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
चलिए प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जज्बात के साथ ज़ाहिर है आप इंटरनेशनल फॉरम्स और पॉलिसीज़ एंड अपनी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको डिफ़ाइन नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब। शायद पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की सियासत को भूल गए, हालांकि बड़ी गहरी निगाह है उनकी, लेकिन बहुत आइडियल अपने जहन में उन्होंने बनाया हुआ है। बट एनीवेज, जी अली साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं अलाउ मी टू स्टार्ट बाय सेइंग कि देखें, तारड़ साहब का बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया होता है। उसकी वजह ये है कि वो एक्चुअली बड़े सिंसियर है पाकिस्तान से, और वो कैंडिड और विदाउट मिंसिंग वर्ड सीधी बात करते हैं। लेकिन मैं बुनियादी बात, चूंकि मैं बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट हूँ, जो मैंने पहले बात की उसको आसान अल्फाज में रिट्रेट करते हुए मैं आगे चलूंगा। देखें, दाखिली सियासत और आलमी सियासत बुनियादी तौर पे बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन हर दुनिया की रियासत, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, उसको बैलेंस करना एक हर हुकूमत के लिए एक चैलेंज होता है। हमारा जो कौमी मिजाज है, ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो स्ट्रीट में बातें की जाती हैं, इमरान खान साहब करते हैं या रैलीज में करते हैं, उसका खारजा पॉलिसी की जो नुआंसेस होते हैं, जो कंपल्शंस होती हैं, जो रियल पॉलिटिक होती है, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, हाँ, अवामी जो उमंगे हैं उसकी तर्जुमानी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौमी मफादात को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। मैं एग्री करता हूँ तारड़ साहब से कि मॉडेस्टी, सिंप्लिसिटी और जो मुल्क कौम का दुख दर्द है वो इंटरनेशनल इंगेजमेंट और उसके तर्ज अमल में झलकना चाहिए। मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जो मैंने पहले बात की, जो मुझे अलाउ कीजिए 2 पॉइंट्स। एक, पहली बात यह है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है डेफिनेटली उसको थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। मैंने हवाला दिया खारजा पॉलिसी का, जिस तरह वो खत की बात की जाती थी और फॉरेन इंटरवेंशन या मुदाखलत की बात की जाती थी, तो इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना इल्जामात थे वो रैलीज में और पब्लिक और स्ट्रीट के ऊपर किए जाते थे। तो ऑब्वियसली ये चीज ना तो अवाम की के मसाइल हल करती है इस तरह की बात, ना ही वो अमेरिका को कायल करती है। तो इसमें अवाम का और मुल्क का मफाद तो सर्व नहीं होता इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से। अब हमने क्योंकि जो देखी है तकरीर शहबाज शरीफ साहब की, जो अहम उमूर हैं, जाहिर है आप सही कह रहे हैं कि सैलाब एक बहुत बड़ी आफत है, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया हमारे लिए बहुत सारे और मसाइल भी हैं जहाँ पे दुनिया की तवज्जो दिलाना ज़रूरी होता है। उसमें कश्मीर का मसला भी हमारे लिए बड़ा अहम है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी बड़ी अहम है, फिर वैसे हमारे जो माशी मसाइल हैं जो सैलाब से ज़ाहिर है ज़रा 2 गुना ज़्यादा हो गए हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो दिलाना भी अहम है। अदरवाइज़ जो साइड लाइन मीटिंग्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पर हैं, जो फेसेस हैं इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए वो नए फेसेस हैं, उनकी रिसेप्शन कैसी है, उनकी एक्सेप्टेंस कैसी है? बाइडन साहब से भी मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अपना इंट्रोडक्शन कराने का ये टाइम नहीं है तंजीला। हमें इस बात को अब समझना चाहिए कि दुनिया हमारे चेहरे नहीं देखती है, लोग मुल्कों को देखते हैं, लोग नेशन को देखते हैं, लोग देखते हैं कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं अपने लिहाज से, आप कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं दुनिया के एक नक्शे के ऊपर। आपको अपनी इस वक्त अपने वालिद साहब की, अपनी वालदा साहिबा की जो माजी की रवायात हैं उसके साथ अपने आप को इंट्रोडक्शन कराना दुरुस्त अमल है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना विजन बताना है लोगों को। विजन से लोग समझते हैं आपको। ऐसे नहीं होता है कि मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने की भतीजा हूं, फलाने का मैं रिश्तेदार हूं। ऐसे नहीं होता है। नवाज शरीफ को अगर लोग पहचानते हैं तो शहबाज शरीफ को यह नहीं बताना चाहिए कि वो नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म 3 दफा रहे हैं उनके भाई हैं, बल्कि वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर हैं। इसी तरह से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो भी एक पढ़े लिखे शख्स हैं। उन्होंने काफी अरसा गुजार लिया है वजारत खारजा के अंदर। अनफॉर्चुनेटली कि वो कुछ ज्यादा देर नहीं बैठ सके हैं अपनी वजारत में, और अपना इंट्रोडक्शनरी जो उनका विजिट्स हैं वो पूरी दुनिया में घूमते फिरते रहे। हम इन चीजों को इस तरह से, मेरी बातें क्रिटिक के तौर पर लेनी चाहिए कि आप उस तमाम सिचुएशन को जो आपने अभी मीटिंग्स की हैं, क्या आपने उसका कोई, आप पाकिस्तान जब आएंगे तो आप बता सकेंगे अपनी कौम को कि आपने अचीव क्या किया है? इतने बड़े फोरम पे आप गए, आप किसी मुल्क के सरबराह से मिल रहे हैं और उससे कोई आप गारंटी या वारंटी या कोई किसी किस्म की कोई
जैसे कहते हैं ना सिचुएशन के ऊपर उनके साथ कोई बाइंडिंग नहीं लेते हैं, तो आप इसको क्या समझेंगे? तारड़ साहब, जो हमारे रीजनल सिचुएशन है ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी खुद अमेरिका की है और ख़ुद इंटरनेशनल कम्युनिटी की है। जिस तरीके से इनखलाब हुआ अफ़गानिस्तान से, आज वज़ीर आज़म साहब ने अफ़गानिस्तान के जो उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसके हवाले से भी बात की, उसके हवाले से कुछ बताइए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत समेत तमाम मुल्कों के साथ अमन चाहते हैं। आप समझते हैं कि ये जो, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक पॉलिसी है, शायद हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ अरसे से जो अली साहब कह रहे हैं कि हम बड़ी एक एग्रेसिव और एक्सट्रीम पोजीशंस ले रहे थे, बट ये एक बड़ी प्रैग्मेटिक किस्म की उनकी बात आपको भी नजर आती है, ये नहीं नजर आती? देखिए, यहाँ पे दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सबसे पहले पॉलिटिकल आपकी स्टेबिलिटी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। सारी दुनिया देख रही है कि आप एक तो बैंकरप्ट हैं, दूसरा आप शरारती हैं, तीसरा ये कि एक दूसरे के अब दस्तों गिरबान हो चुके हैं, और उसके बाद ये सैलाब अगले रिसेंटली आया है। अब उसमें ये सारी चीजें जब देखी जाए तो आप खुद ये सोचें जरा कि आप दुनिया आपके साथ किस तरह बिहेव करे, आपके ऊपर किस तरह ट्रस्ट करे दुनिया। इस वक्त ये डायस्पोरा के दो हालात हैं, और डायस्पोरा मैं बता रहा हूँ, ये वही डायस्पोरा है जिन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल भी बनाया, इन्होंने बड़ा बड़ा पैसा देते हैं, बड़े बड़े सारा कुछ करते हैं, लेकिन अब डायस्पोरा आहिस्ता आहिस्ता बेजार भी होता जा रहा है कि हम यहाँ से पैसे भेजते हैं, वो असली जगह पहुंचते नहीं है, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ। अभी हम यहाँ फंड रेजिंग कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी कर रहे हैं, लंदन में भी कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहूंगा। आपके ट्रक कराची से चलते हैं, सलाब जदगान के पास पहुंचने से पहले लूट लिए जाते हैं। जलजले के ट्रक जाते थे, वो 20 मील पहले उनके पास पहुंचने से पहले लूट जाते थे। इस वक्त सारी दुनिया ये देख रही है कि वी वांट टू रीच टू द सलाब जदगान के पास हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कैसे पहुंचे, उनकी मदद कैसे करें? लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हालात खराब हैं, जुडिशरी के हालात आप देख लें क्या हालात हैं। तो इस वक्त दुनिया सब कुछ ये देख रही है। ये बिल्कुल ना आप सोचें कि दुनिया दे आर नॉट ऑब्जर्विंग। दुनिया तो हमेशा से हमें देख रही थी, हम भी दुनिया को देख रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान में दुनिया ने आके जंग छेड़ी, कैसे पाकिस्तान को कहां रगेदा, कैसे पाकिस्तान को डिच कराया। उनका इंटरेस्ट था, नेशनल इंटरेस्ट था। भट्टी साहब, आखिरी सवाल आपसे, जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका क्या असर पड़ रहा है इस इतनी अहम इस अपॉर्चुनिटी पे? किस तरीके से आप देख रहे हैं डियास्पोरा जितना हमें डिवाइडेड नजर आता है, जितने ओवरसीज के इश्यूज जिस तरीके से हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है? यही तो तंजीला हमारा मसला है कि हम अपने जो ना एक कुर्सी की खातिर हम लड़ने पे लगे हुए हैं। एक साहब जो है वो हर रोज एक कॉल दे देते हैं, हर रोज एक खतरनाक होने का जुमला कह देते हैं, हर रोज एक नई जो है ना वो तरजीह सेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो इस जो पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने की कोई कोशिश कर रही हैं? अभी कल ही राना सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर दाखिला हैं और एक पार्टी के बड़े अहम रुकन हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, हम डिस्कशन नहीं करें। जब आप बातचीत नहीं करते हैं सियासत में, तो आप किस तरफ जाते हैं? ठीक है, अनार्की की तरफ जाते हैं ना। आप लोगों को रोड्स पे देख रहे हैं, आप लोगों को जलसों में देख रहे हैं, वो कोई लोग उसकी इमरान की मोहब्बत में नहीं आ रहे, वो तंग होके आ रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जहां पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो भी इसी तरह डिवाइड हुआ है, क्योंकि आपको कोई सही समझ का तयन मिल ही नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप खुद भी इख्तलाफात का शिकार है, विद इन पार्टीज इख्तलाफात का शिकार है। लिहाजा मेरे ख्याल में एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। जो साहब सड़कों पे हैं इस वक्त, जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, उन्हें समझाने की, उनके साथ निगोशिएट करने की बात करनी चाहिए कि भाई इस वक्त मुल्क आफत में है, पाकिस्तान को इतने खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। आपके पॉइंट्स आगे, ये लास्ट कमेंट है आप दोनों से मैं इस पे चाहूंगी कि आपको लगता है कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हम ये केस कहीं लूज ना कर जाएं? मेरे ख्याल में इसकी एक तो टाइमिंग ठीक नहीं है। आप फ्लड एक आया, टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, यूक्रेन की वार की वजह से, आफ्टर कोविड जो इकोनॉमी के हालात हैं उस वजह से, और तीसरी उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा ये समझता हूं कि आप हर चीज से, हर आफत से डील कर पाएंगे, लेकिन जो करप्शन है उससे नहीं बच पाएंगे। आपका करप्शन आपका कल्चर का हिस्सा बन चुका है, और आप इस वक्त जहां से भी पैसे आते हैं, चाहे अफगानिस्तान से आए, चाहे जलजले से आए, चाहे पिछले 2010 के सैलाब से आए, वो फौरन दुबई और लंदन पहुंच जाते हैं, उनसे नहीं आप बच पाएंगे। मैं ये बार बार हमेशा एक कोशिश करता हूं, आपकी जो रूलिंग एलीट है वो सारी डुअल नेशनल है, उनका एक कदम पाकिस्तान में होता है, दूसरा लंदन या दुबई में होता है।
जब तक आप इन चीजों के बारे में नहीं आप कोई अमल करेंगे तब तक आप नहीं बच पाएंगे। आप देखें कौमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आप देखें जरा एटम बम के बाद भी जापान आज कहाँ खड़ा है, चाइना आपसे बाद में आजाद हुआ है वो कहाँ खड़ा है, आप कहाँ खड़े हैं, बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। तो ये चीजें सोचने वाली है। मोहम्मद अली, ठीक है मोहम्मद अली साहब हमारा, ठीक है मोहम्मद अली साहब, हमारा नेशनल कैरेक्टर अब कैसे डिफाइन होता है? हमारे तारड़ साहब बिल्कुल ठीक चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमने सीखा नहीं है। हम ये सारी बातें ज़ाहिर है तारड़ साहब जैसे लोग, हम जैसे लोग हमेशा कहते रहे हैं, इन बातों के ऊपर केसेस भी बनते रहे हैं। एक तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नैरेटिव है वो सेल होता है हर जगह पे, और केसेस भी हम प्रूव नहीं उस तरह से कर पाते। वाइट कॉलर क्राइम्स को वैसे भी प्रूव करना दुनिया में गलत होता है, लेकिन फिर भी जो हमारा सियासी बयानिया है इंटरनल पॉलिटिक्स का, वो इट सीम्स कि वो एट प्ले है हर जगह पे। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, क्या रिसोर्सेज जो हैं और अपॉर्चुनिटीज और जस्टिस जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट करती है, क्या हमारा डायस्पोरा भी करता है, क्या हमारे टैक्स पेयर्स भी करते हैं। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्रेंथ के लिए बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है डेफिनेटली, और इसलिए बड़ा जरूरी है कि हमारे जो सियासी जमातें हैं वो कोई गैर जिम्मेदाराना बात ना करें, ना आलमी ताकतों से करें, ना अवाम की तवक्कुआत गैर हकीकत पसंदाना अंदाज में बढ़ाएं, उनको हकीकत बताएं कि इस वक्त हमारा क्या मसला है। हम मुझे याद आता है, आपको याद होगा एक दफा हिलरी क्लिंटन साहबा ने कहा था कि जी अमेरिका का टैक्स पेयर क्यों पाकिस्तान की मदद करे अगर पाकिस्तान का टैक्स पेयर अपने गरीब आदमी की मदद नहीं करता। तो इस बात में वजन है कि अगर हम अपना टैक्स नेट वाइड नहीं करते तो हम चैरिटी से एक्सपेक्ट करते हैं या आलमी ताकतों से एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम अपना हाउस इन ऑर्डर किए बगैर तो जाहिर है आप दुनिया से मदद नहीं मांग सकते। जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे उस वक्त तक ना आलमी बरादरी आप पे ट्रस्ट करेगी, ना आपकी अवाम आपको टैक्स देगी, और ना आप एक स्टेबल और एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर आगे तरक्की कर सकते। बहुत शुक्रिया सईद अली साहब, बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब और आसिफ अली भट्टी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इमरान खान साहब की नई तरजीहात, उनकी एक नई तहरीक तो वही है, बहरहाल वो एक बार फिर से अपने सियासी ज़ोर का मुजाहरा करने जा रहे हैं। उस सियासी मुजाहरे का, उस ज़ोर का क्या अंजाम होने वाला है पाकिस्तान में, उसके क्या हालात बनेंगे, कुछ इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब नई अब जो तहरीक और नई हिकमत अमली का जो ऐलान उन्होंने करना है, रहीम यार खान में उनका जलसा है, उस हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार रज़ा रूमी साहब। रज़ा, किस तरीके से आप देख रहे हैं, खान साहब ने माफ़ी शाफ़ी मांग ली, फिर उन्होंने अपनी पार्टी को बड़ा झाड़ा इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के ऊपर, और शिरीन मज़ारी साहिबा को मॉनिटर भी बना दिया कि वो ट्वीट्स देखेंगी कि क्या पार्टी पॉलिसी को कौन कौन जो है वो सही तरीके से टो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो क्या ये कोई नई आपको लगता है एक जहत आई है उनकी पॉलिटिक्स में? जी, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल थोड़ी सी तब्दीली दिखाई दे रही है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी है खान साहब की। आपको पता है कि खान साहब, देखें बात यह है कि तंजीला खान साहब इस वक्त बेइंतहा मकबूल हुए हैं अवाम में, पाकिस्तान के शहरों में, ओवरसीज पाकिस्तानीज में उनके ग्राफ ऊपर इतना चला गया है। लेकिन आपको पता ना कि ग्राफ ऊपर जाना काफ़ी नहीं होता, जो ग्राउंड सपोर्ट होती है ख़ुसूसन एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर वो मकबूलियत किसी काम की नहीं रहती। तो इस वक्त खान साहब का थोड़ा सा मसला ये बना हुआ है कि वो जो उनके दो अहदाफ थे कि फौरी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालकर उनको वापस अपनी तरफ लाया जाए और नए इलेक्शन कराए जाएं ताकि नए इलेक्शन में वो वज़ीर आज़म बन के आर्मी चीफ लगाएं, दोनों उनके जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, और वो इसलिए रज़ा, फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल आया, उसमें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन मसाइल की वजह
सैलाब से ज़्यादा बड़ा जो वजह इंस्टेबिलिटी और ख़तरे की और रिस्क की, वो खान साहब की सियासत को करार दिया गया है। यू एग्री कि वाकई ऐसा ऐसा लगता है? देखिए, नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा मुझे वो ड्रामाई लगा है। वो मैंने देखा है वो मजमून जिसकी आप बात कर रही हैं, लेकिन ज्यादा अहम चीज तो ये है तंजीला के खान साहब की, जो मैं पहले जो अर्ज कर रहा था कि उनकी हिकमत अमली अब कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि ये लग रहा है कि अभी इलेक्शंस तो कहीं दूर दूर कोई आसार नहीं है और नवंबर में बड़ी तब्दीली आ रही है। तो वो खान साहब की जो ख्वाहिश थी कि उनके दस्तखत से वो पूरी नहीं होती तो खान साहब की दिखाई तो दे दोनों रही। ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही रजा, तो फिर क्या बनेगा? खान साहब फिर जलसे करते रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, कब तक वो रहेंगे? थक नहीं बस जाएंगे? जी हाँ, अब ये देखने की बात है कि वो क्या इस पे आगे ये करते हैं। अब तो देखे ना, उन्होंने पहले तो क्या क्या अलकाबात नहीं दिए, अब वो गीदड़ भी कहना शुरू हो गए हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो बहुत ही गुस्से में अच्छा, हैं ये और तो खान साहब की स्ट्रेटजी है। अगर खान साहब धरना दे देते हैं जैसे उन्होंने पहले धरना दिया था, और जाहिर जी है इस दफ़ा उनकी सपोर्ट, जैसे आप खुद कह रहे हैं, और ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है कि उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और एक धरना, बड़ा धरना वो देने में कामयाब हो जाते हैं, तो हुकूमत के पास आपको कोई हिकमत अमली नज़र आती है? राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू के अलावा भी कोई हिकमत अमली है, या सिर्फ ज़बानी कलामी फायरिंग है? देखिए, मैं सच्ची बात आपको ये बताऊं तंजीला के, वो जो 2014 का धरना था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे। उनके बगैर वो धरना वो करते ही ना, और ना इतने दिन वो बैठे रहते। लेकिन वो हकीकत ये कि वो उस वक्त भी वजीर आजम को नहीं निकाल पाए थे। चाहे अगर आपको आपको ये याद ही होगा जो कुछ हो रहा था। तो बात ये है कि वो अभी जो भी करें, वो उनकी उनका काम बनते दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ बस ये कर रहा था आपसे। तो बाकी ये है कि वो क्या करेंगे, ये तो अब देखने की बात है कि वो आगे किस तरह सोचते हैं और किस नहज पे मामलात को लेकर जाते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे। और अगर तो अगर अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर जो कोर्ट से भी जिस तरीके से उनको मिल रहा है रिलीफ अभी तक, आप रिलीफ, देखिए कि वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, और अगर कोई और भी हुकूमत उस तरह का स्टेप ले नहीं सकती, क्योंकि जो भी हुकूमत फैसला करेगी या एक्शन लेगी वो अदालत में जाके चैलेंज हो जाएगा, और अदालत बहरहाल उज़्मा हो या आलिया हो, वो दोनों उनके साथ नज़र आती हैं। तो ये कोई मुश्किल सूरत हाल है हुकूमत के लिए? तंजीला, तो मैं जो आपका पहला सवाल था ना, उसी से इसको लिंक करूंगा। उसमें ये है कि खान साहब ये जो धरना देंगे ना, तो ये धरना कामयाब नहीं होगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट की ग्रीन बत्ती नहीं उनको मिलेगी। 25 मई को उन्होंने कोशिश की थी, उनको झंडी करा दी गई थी, बल्कि आपको याद है पसे पर्दा कुछ रिटायर्ड जज साहिबान और एक लैंड क्या टाइकून है बहुत बड़े, उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि पीछे हट जाएं और ये ना करें। कोर्ट ने भी फिर वो उनको थोड़ी बहुत रिलीफ देके तो काम पूरा कर दिया था। इस बार भी कोई ऐसे आसार नहीं है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है वो खान साहब को फैसिलिटेट करेगी, अच्छा जी आप आ जाएं इस्लामाबाद में, रेड जोन में बैठ के शहबाज शरीफ को निकाल दें। ऐसा कोई आसार नहीं है। देखिए तंजीला, मुल्क के जो हालात है आपके सामने हैं। खान साहब को एक बात समझ नहीं आ रही कि उनकी सारी कैलकुलेशन ठीक थी, लेकिन जो सैलाब आ गए और जो पाकिस्तान की तबाहकारी हुई है, इस वक्त देखिए 3-4 करोड़ लोग हमारे मुल्क के जो हैं बेघर, बेआसरा, बेमदद बैठे हुए हैं और बीमारियों का मुकाबला कर रहे हैं। तो अब एक सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। खान साहब को उसका इदराक शायद अभी हो जाएगा, हो रहा आहिस्ता आहिस्ता उनको। इसी वजह से उनका रवैया और टोन कुछ बदली हुई है, कभी वो गुस्से में होते हैं, एक कभी दिन ठंडे बदली होते होती है, वो दूसरे दिन और ज्यादा, मतलब जैसे अभी आपने कहा हैं। कि वो जी, अब जानवर से शुरू हुए, अभी जानवर से अब जानवरों की किस्में उन्होंने बयान करनी शुरू कर दी हैं, तो जो कहीं रुकेंगे, कोई रोकेगा तो रुकेंगे या खुद से रुकेंगे? देखिए, एक वो नहीं कोई वो तो मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। कोई उनको बिल्कुल रोका जाएगा, उनको पैगाम तो दिया जाएगा और उस वक्त टेस्ट होगा उनका कि वो वाकई में इनकलाबी बन चुके हैं कि नहीं बन चुके। अगर तो वो इनकलाबी बन चुके हैं तो फिर तो वो उन जो हिदायत हैं उसके बरक्स जाकर धावा बोल देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं
उनको वो सिग्नल मिलेगा। कोई ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे। कोई भी पाकिस्तान में ना इस्टेब्लिशमेंट, ना पाकिस्तान की मईशत, ना पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत इस चीज़ की मुतहम्मिल हो सकती है कि मज़ीद यहाँ पे अफरा तफरी और तबाही वो हो। जी ठीक। और फाइनली तंजीला, ये भी याद रखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये नहीं चाहती। देखिए IMF और दीगर ममालिक जो इस वक्त पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान उनसे पैसे मांग रहा है कि हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, और वो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो धमा चौकड़ी बची हुई है, तो वो तो पीछे हट जाएंगे ना फिर। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके लिए यही है कि जो सिलसिला है अपनी मंतकी जो अंजाम है, अगले अगस्त तक ये वाली हुकूमत पहुंचे और फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ बढ़े। आखिरी छोटा सा जी ब्रीफ सा कमेंट, इसहाक डार साहब को जादू की छड़ी लेके आ रहे हैं, सुना है, आपके पास कोई खबर हो तो? जी जी बिल्कुल, वो आ रहे हैं। आज मेरी बात हुई थी नजम सेठी साहब के साथ, हमने शो किया था, उन्होंने कंफर्म किया है कि वो आ रहे हैं, और उनको आपको पता है अदालतों की तरफ से भी एक सिग्नल तो मिला है। मगर बात ही कि इसहाक डार साहब के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। तंजिला, सच पूछिए तो किसी के पास कोई छड़ी नहीं है। मुल्क की मईशत बहुत बुरे हालों में और हम बुरी तरह फंस चुके हुए हैं। डार साहब आके शायद डॉलर की जो जो गिरावट है उसको उसमें कुछ कमी कर देंगे, उनको महारत है इसके, उससे कुछ ना कुछ असर तो होगा जरूर, यकीनन। लेकिन क्या यकसर चीजें बदल जाएंगी अगले एक साल में, मुश्किल लगता है। बहुत जी शुक्रिया रज़ा रूमी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे जी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रज़ा रूमी साहब की, और आज से इतना ही। इंशाल्लाह कल अगेन आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान में सियासत पल पल बदलती है, पल में तोला पल में माशा वाली सियासत भी होती है। बहरहाल इस वक्त आवाम, और एक ऐसे आवाम जो जिनके घर बार सब लुट चुके हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। इन सियासी महाजराइयों से कतई नज़र उनकी तरफ अगर देखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।